Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divya. Today we are going to start a new chapter number 5, Continuity and Differentiability. We have already completed lectures on chapter number 3, Matrices, and chapter number 4, Determinant. To watch full video, tap the I button on your right side corner of the screen. So today we will study the basics of continuity. So stay with me and let's begin our class. Chapter number 5, Continuity and Differentiability. So पहले हम समझते हैं what is continuous function. So कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सिग्नम फंक्शन fx is equal to mod x upon x when x not equal to 0 और 0 when x is equal to 0. अगर x 0 नहीं है तो उसका सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला है mod x अपॉन x. अगर x 0 है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे 0, या इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो अगर x लेस देन 0 है तो वो -1 होगा, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 हुआ तो 1 होगा. अब ग्राफ को समझते हैं. x इज इक्वल टू 0 बोला है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 है. तो x 0 तो y भी क्या हो गया बताओ 0. तो ये हो गया. अब जैसे ही हमने x 0.1 लेते हैं तो मतलब वो 0 से बड़ा हो गया तो उसका आंसर हो गया 1. समझ रहे हो, उसका हो गया आंसर 1 मतलब यहाँ पे आएगा ऐसे आसपास, लेकिन ये नहीं होने वाला है. तो अगर नहीं हुआ तो हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, और अगर x अगर हमारा 2 भी हो गया तो भी आंसर हमारा 1 है, मतलब ये हो गया. x अगर 3 भी है तो भी आंसर हमारा 1 है, 4 है तो भी 1 है. तो ग्राफ थोड़ा इस तरह से आएगा. नेक्स्ट हमारा फिर से अगर लेते हैं x इज इक्वल टू -0.1 यहाँ पे होगा, तब उसका आंसर -1 हो जाता है क्योंकि वो लेस देन 0 है तो उसका आंसर हो गया -1 मतलब यहाँ पे आएगा. इसका मतलब अगर x 0 हो जाता है तो आंसर 0 है लेकिन -1 नहीं हो रहा है. तो -1 नहीं हो रहा है तो इसको ओपन सर्कल रखते हैं. अब जैसे ही -0.1 हुआ तो उसका आंसर हो गया -1, या 1 हुआ, x 1 हुआ, -1 हुआ तो भी उसका आंसर -1, x -2 हुआ तो भी उसका आंसर -1. तो ग्राफ थोड़ा इस तरह से बन रहा है. ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है. अगर हम x ग्रेटर देन 0 की बात करें ग्राफ कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 की बात करें ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही 0 हो जाता है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक छूट जाता है, यहाँ से यहाँ तक छूट जाता है. तो अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो बिना हाथ उठाए वो चलता ही रहता है तो हम उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे. जहाँ पे भी वो रुक गया या उसको हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोल देंगे. सो क्लियरली यहाँ पे हम देखेंगे x ग्रेटर देन 0 ग्राफ कंटिन्यूस है, लेस देन 0 ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही 0 हो जाता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है. दूसरे एग्जांपल से समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इसको समझते हैं fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 1. 0 और 1 के बीच में आंसर उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में, 1 और 1 के 2 के बीच में जो आंसर अगर x लेते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा y, दैट इज़ 1. fx मतलब y होता है, याद रखना. तो 2 और 3 के बीच में आंसर हो जाएगा 2. -1 और 0 के बीच में आंसर हो जाएगा -1. -2 और -1 के बीच में हो जाएगा -2. अगर सिमिलरली हम आगे पीछे बढ़े और इस तरफ आगे बढ़े तो इंटीजर टाइप के आंसर मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर हम पकड़ेंगे उसके ऊपर तो -3 से लेके -2 के बीच में जो भी x लेंगे उसका y वैल्यू हो जाएगा -3. यहाँ पे 3 और 4 के बीच में जो भी आंसर लेंगे x की वैल्यू लेंगे उसका आंसर हो जाएगा 3. सो इसे अच्छे से याद रखना है. अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ये हो गया 0, तो आंसर आ जाता है 0. तो ये बोल्ड हो गया. x की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो भी आंसर 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. x की वैल्यू 0.5 लेते हैं तो भी आंसर 0 है.
x की वैल्यू 0.9 लेते हैं तो भी आंसर 0 है, x की वैल्यू 0.99 लेते हैं तब भी आंसर 0 है, मतलब ये लाइन आ रहा है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 लेते हैं तो आंसर आ जाता है 1, 1 तो यहाँ पे है, जैसे ही 1 लेते हैं x की वैल्यू, y का आंसर आ जाता है 1, मतलब यहाँ से शुरू होता है। तो ये जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आ जाता है ये ओपन हो जाता है, मतलब ये काउंट नहीं हो रहा है। अब जैसे ही हम x1 ले लेते हैं तो वो y जंप कर लेता है, 1 हो जाता है। फिर 1.2 लेते हैं तभी भी आंसर 1 है, 1.5 लेते हैं तभी भी आंसर 1 है, 1.99 लेते हैं तभी भी आंसर 1 है। लेकिन जैसे ही 2 ले लेते हैं तो आंसर आ जाता है 2। जैसे ही 2 लिया तो ये काउंट नहीं हुआ और ये सीधा आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक कैरी किया। अब जैसे ही 2.1 लेते हैं तभी भी आंसर 2 है, 2.5 लेते हैं तभी आंसर 2 है, 2.99 लेते हैं तभी भी आंसर 2 है। लेकिन जैसे ही हमने 3 लिया तो ये यहाँ पे नहीं हुआ तो हम उसको ओपन सर्कल से दिखाएंगे, और जैसे ही हमने 3 लिया तब आंसर 3 हो जाता है, तो 3 में आके जंप कर लिया। तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो रहा है। और हम यहाँ पे भी वैसे ही अगर समझेंगे, -1 x अगर हम -1 लेते हैं तब आंसर -1 है, x अगर -0.5 लेते हैं तभी भी आंसर -1 है। लेकिन x जैसे ही हमने 0 ले लिया तब आंसर 0 हो जाएगा, मतलब ये काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक काउंट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरह के ग्राफ को हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे, ग्राफ जो है वो डेसिमल वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटीजर जैसे ही आ जाता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही इंटीजर आया वो डिसकंटिन्यूस हो गया, ऊपर चला गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही इंटीजर आया वो डिसकंटिन्यूस होकर ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं आधे सेगमेंट थोड़ी देर के लिए वो कंटिन्यूस है, उसके बाद जैसे ही इंटीजर आ जाता है नंबर, वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2 when x not equal to 2, when x is equal to 2 it is 5। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 2 x - 2 आता है, तो x - 2 और x - 2 कैंसिल आउट होके बचेगा x + 2। तो ये फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड होके x + 2, इसके बदले x + 2 लिख सकते हैं। when x not equal to 2, when x is equal to 2 it is 5। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहले हमने ले लिया x और y, x को मैंने -1 पकड़ा, -1 पकड़ेंगे तो -1 + 2 दैट इज 2 - 1 1। x को हमने 0 पकड़ा तो 0 + 2 2, x को हमने 1 पकड़ा तो 1 + 2 3, x को हमने 2 पकड़ा तो 2 + 2 4। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, x को अगर हम 2 पकड़ते हैं तो ये हमें पुट करना पड़ेगा। x अगर हमने 2 पकड़ा है तो वो हो जाएगा 5। इसने बोला है कि x नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 को छोड़ के बाकी जो भी पुट करेंगे यहाँ पे फॉलो होगा। लेकिन जैसे ही हमने 2 पुट किया तो डायरेक्टली बिना देखे आंसर लिखना है 5। फिर x को हमने 3 पकड़ा जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखना -1 1 माइनस, ये हो गया x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। फिर x हमारा 0, ये हो गया हमारा x 0 और y 2 यहाँ पे। फिर x हो गया 1 और y हो गया 3 यहाँ पे। x हो गया 2, x हो गया 2, तो y हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे बढ़ाते हैं और एक ऊपर, x अगर 2 हमने लिया तो y आ जाता है हमारा 5 यहाँ पे। फिर x हमने 3 पकड़ा तो y भी क्या है बताओ, 5 है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ थोड़ा इस तरह से होगा, यहाँ पे भी यहाँ तक जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये डिसकंटिन्यूस हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे होगा। मतलब जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 2 पकड़ा है तो उसका आंसर 4 होने के बदले वो दिखा रहा है 5।
तो मतलब यहाँ से लेके नीचे तक वो कंटिन्यूस है, यहाँ से ऊपर तक भी वो कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही 2 आ जाता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो इतना सारा होने के बाद हम लोग कंटिन्यूटी को पूरी तरह से डिफाइन कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढते हैं कि क्या प्रोसीजर होने से वो कंटिन्यूस होगा और क्या प्रोसीजर होने से वो डिसकंटिन्यूस होगा, वो देख लेते हैं। कंटिन्यूटी, let f be a function defined on AB containing C belongs to R। f एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड ऑन AB है, ये ओपन ब्रैकेट है AB, और AB के अंदर क्या है, C है जो कि वो बिलोंग्स टू R है। इफ f इज कंटिन्यूस अगर बोला गया एट x इज इक्वल टू C, देन हमें क्या क्या देखना पड़ेगा वो देखते हैं। फर्स्ट, अगर वो कंटिन्यूस है तो हमें देखना है लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड टू सी माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों सी प्लस और सी माइनस, ये हो गया हमारा ए बी है और इसके बीच में कोई सी है, ये हो गया सी प्लस आगे वाला, ये हो गया सी माइनस पीछे वाला। तो ये लिमिट सी प्लस के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट सी माइनस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मीन्स नो 0/0 फॉर्मेट, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, 0 टू द पावर 0, इन्फानाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फानाइट, जितने सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो हमें बता रहा है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पहले ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर सेकेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। मतलब एक्स टेंस टू सी प्लस इज इक्वल टू एक्स टेंस टू सी माइनस, और वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तो दो चीज़ हमें ध्यान रखना है, पहला तो सी एफ ऑफ सी प्लस एंड सी माइनस एग्जिस्ट करना चाहिए और वो दोनों इक्वल होके एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है ना। एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, कैसे पहचानेंगे कि वो कंटिन्यूस नहीं है। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहला है डिसकंटिन्यूस होने के लिए ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि ये दोनों एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो, तभी भी हम डिसकंटिन्यूस मानेंगे। तीसरा है कि वो दोनों इक्वल एग्जिस्ट भी कर जाए, इक्वल भी हो जाए, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी हो, तब जाके हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे बाय मैथमेटिकल फॉर्मूले से। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.